Hello and welcome to India's number one coaching institute with well experienced and well qualified staff. हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, हिस्ट्री का लेक्चर सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे, बट आप बच्चों के व्यूज, कमेंट, लाइक, शेयर बहुत कम हैं। आप बच्चे शेयर नहीं करते हैं, इससे फिर फैकल्टी का काम करने का मन भर जाता है और वो थक जाता है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसमें भरपूर अंदाज से इस चीज़ों को शेयर कीजिए। ये कंटेंट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सालों का तजुर्बे के बिना पे आया हुआ है। बड़ी बार आपको लोग बताते हैं यूट्यूब में ये कोचिंग सेंटर्स का कंटेंट है। मैं इन चीज़ों का मोहताज नहीं हूँ और मैंने ये चीज़ें मेहनत से बनाई हैं और मैं खुद खुद ही एक कोचिंग इंस्टीट्यूट हूँ। ये कंटेंट बहुत सालों के बाद, बहुत सालों की मेहनत के बाद इकट्ठा किया है और टोटली एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है ये। आप कोई भी एग्जाम, पिछले सालों का कोई एग्जाम जरा दे के देखो और ये क्वेश्चन मैच करके देखो, आपको पता चलेगा। तो अब हमने पढ़ा क्या था, मैं हल्का सा रिवाइज कर देता हूं। हम पढ़ रहे थे सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। उसमें हमने पढ़ा था ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। अब पढ़ेंगे हम थियोसॉफिकल सोसाइटी और फिर रामाकृष्ण मिशन। जरा देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मतलब क्या होता है? थियोसॉफिकल सोसाइटी मीन्स टीचिंग अबाउट गॉड एंड मिस्टिकल थॉट, यानी कि गॉड के रिलेटेड और मिस्टिकल थॉट के रिलेटेड। अब मिस्टिकल थॉट क्या होता है? मरने के बाद क्या होगा, कब्र में अजाब कैसा होगा, हिंदू रिलीजन में नरक और स्वर्ग का कंसेप्ट, हिंदू रिलीजन में सातों जन्मों साथ रहने का कंसेप्ट, हिंदू रिलीजन में मरने के बाद नया जन्म होने का कंसेप्ट। इन चीजों को बोलते हैं मिस्टिकल थॉट। ये थियोकल सोसाइटी फाउंड किसने की? तो मैडम HP ब्लाविट्स्की, रशियो जर्मन लेडी, यानी कि इनकी मम्मा थी रशिया की। मम्मा कहां की थी? रशिया की। और पापा थे जर्मनी के। दोनों काम करते थे गठे, सेटिंग हो गई, शादी हो गई, ब्याह हो गया और बेटी हुई HP ब्लाविट्स्की। इसलिए इनको बोलते हैं रशियो जर्मन लेडी। JKSSB टीचर 2018 के पेपर में पूछा हुआ था, एनी बिसेंट कहां की लेडी थी? ठीक है, एनी बिसेंट कहां की लेडी थी, ये उसमें पूछा हुआ था। अभी हम पढ़ेंगे आगे। अब यहां आपको याद रखना HP ब्लाविट्स्की कहां की थी, तो शी वाज रशियो जर्मन लेडी। HP ब्लाविट्स्की के बाद एक दूसरा बंदा आ गया, कॉलोनल MS ऑलकॉट। ये यहां पे M है, कॉलोनल MS ऑलकॉट, ये M है, M। ये बच्चों ने लिखा है, मेरे क्लास नोट्स हैं तो MS ऑलकॉट, ये न्यूयॉर्क बनी थी। बट सुनिए, जब ये मिस्टिकल थॉट वाली थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी, तो ये हिंदू रिलीजन से इंस्पायर होके बनी थी। कि हिंदू में लोग बोलते कि भाई मैं सातों जन्मों तक तुम्हारी पत्नी बन के रहना चाहती हूँ, और अंग्रेज बोलते थे हमारी पत्नी तो 7 दिन साथ नहीं रहती। एक दिन शादी करते, 2 दिन शादी करते, तीसरे दिन वो पुरानी मोहब्बत की तरफ चली जाती, बाबे वाली साइड। ये कहा चल रहा। और ये लोग बोलते भाई सातों जन्मों तक साथ रहेंगे। ये क्या करते हैं इतना अपनी बीवियों के साथ? क्या केयर करते हैं कि वो सातों जन्मों तक इनके साथ रहना चाहती है और हमारी 7 दिन में थक जाती है। इसी सोच को लेके ये बना आगे। और फिर लंदन में कोई था नहीं, यूके में कोई था नहीं ऐसी बातें करने वाला कि सातों जन्म में तेरे साथ रहूंगा यार, और मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार, ये था नहीं। अब 1882 में ये सोसाइटी शिफ्ट हुई अड्यार, यानी कि इंडिया में। ठीक है, दिस थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज शिफ्टेड टू इंडिया। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी बिलीव करती थी री इनकारनेशन,
री इनकारनेशन का मतलब होता कर्मा। क्या मतलब होता? कर्मा, यानी कि जो आप करोगे वैसा ही आपके साथ होगा। अब HP ब्लाविट्स्की, MS अलकॉट के बाद इसमें शामिल हो गई एनी बिसेंट। कौन शामिल हो गई? एनी बिसेंट। एनी बिसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी ज्वाइन की और एनी बिसेंट वाज फ्रॉम आयरलैंड। शी वाज फ्रॉम आयरलैंड। टीचर के पेपर में पूछा हुआ, आयरलैंड की लेडी थी। अब जरा सुनिए ज्ञान की बातें। जो एनी बिसेंट थी ये क्रिश्चियन लेडी थी। एनी बिसेंट वाज क्रिश्चियन। अब ये आई इंडिया में और इसने हिंदू रिलीजन पढ़ा। एनी बिसेंट इंस्पायर होगी हिंदू रिलीजन से और एनी बिसेंट ने हिंदू रिलीजन को अडॉप्ट कर ली। रोजाना सुबह उठती, पूजा की थाली रेडी करती, नारियल, तेल, प्रसाद लेके जाती, कॉमर्स कॉलेज के गेट में एक मंदिर है वहां चढ़वाती। अगले संडे के दिन रघुनाथ मंदिर जाती, फिर अगले संडे के दिन पार्क वाली साइड नहीं, परली साइड जहां मंदिर है, मंदिर जाती। और रास्ते में कभी हम मिलते, बोलते भैया जी लो प्रसाद खा लो, हम खाते। और एनी बिसेंट चादर रखती, दुपट्टा रखती, बहुत बढ़िया हिंदू रिलीजन को प्रैक्टिस करती थी। जब एनी बिसेंट हिंदू रिलीजन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने लगी और हमारी इंडिया की हिंदू लड़कियों को पापा बोलने लगे, ये देखो वो एनी बेसेंट लड़की क्रिश्चियन बनी हिंदू, रिलीजन को प्रैक्टिस कर रही अच्छे तरीके से, तुम्हें क्या मौत पड़ी है? कब हमारी पड़ी है तुम्हें? मोबाइल पे घुसी रहती हो, हर वक्त हंसती रहती हो, उनसे बात करती रहती हो, कहा है ये? चलो मोबाइल हमें दो, एनी बेसेंट के साथ जाओ। अब एनी बेसेंट के साथ लड़कियां जाने लगी मंदिर में, आगे आगे एनी बेसेंट, पीछे पीछे हमारे जम्मू कश्मीर की लड़कियां। और मास्टर को फोन करके बोलती, जानू प्लीज जरा बाद में फोन करिएगा, अभी हम मंदिर में बैठे हैं, प्रसाद खा रहे, सत्संग में बैठे हैं। अब सारी लड़कियों का जो रुख था वो एनी बेसेंट की तरफ होने लगा। बाहर के देश की दूसरे रिलीजन की लड़की हैं, इंडिया में आके हिंदू बनी है, भाई जरूर इसमें कुछ होगा अच्छा। अब जब सारे लोग इनकी तरफ जाने लगे तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी बढ़ने लगा। और एनी बेसेंट ने इंग्लिश में ट्रांसलेट की गीता। शी वॉज फर्स्ट लेडी टू ट्रांसलेट गीता इनटू इंग्लिश। कौन थी पहली लेडी थी जिसने गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया? एनी बेसेंट ने। क्या ये गीता को पहली बार ट्रांसलेट किया जा रहा? नहीं 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 नहीं। तो सुनिए, इससे कई साल पहले 1785 में गीता को ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में। एक बंदा है जिसका नाम चार्ल्स विल्किंस। अब चार्ल्स विल्किन किससे बिलोंग करता? तो चार्ल्स विल्किंस बिलोंग टू एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। पेपर में आता कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब बनी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में बनी। ये लोगों के वेलफेयर के लिए थी। इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का एक मेंबर था जिसका नाम था चार्ल्स विल्किंस। और चार्ल्स विल्किंस ने गीता को पहली बार ट्रांसलेट कर दिया 1785 में। गीता वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। उसके बाद एनी बेसेंट ने बनाया एक कॉलेज जिसका नाम है हिंदू कॉलेज बनारस। अब आपको याद है ना, वहां पे सेंट्रल हिंदू कॉलेज राजा राम मोहन राय का, और ये वाला है हिंदू कॉलेज। सेंट्रल हिंदू कॉलेज राजा राम मोहन राय का और हिंदू कॉलेज किसका? एनी बेसेंट का। इन्होंने बनाया हिंदू कॉलेज एट बनारस। यही हिंदू कॉलेज एट बनारस, इस हिंदू कॉलेज को 1916 में एक बंदा जिसका नाम मदन मोहन मालवीय, इन मदन मोहन मालवीय को 1990 में पोस्टह्यूमस भारत रत्न अवार्ड भी मिला हुआ है। ये मैं आपको स्टैटिक जीके में पढ़ाऊंगा, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। भारत रत्न क्या होता है, पद्म विभूषण क्या होता है, पद्म भूषण क्या होता है, पद्मश्री क्या होता है, भारत रत्न कब स्टैब्लिश हुआ, आज तक कितने दिए गए, इसमें क्या क्या मिलता है। 1916 में मदन मोहन मालवीय ने क्या किया, ये हिंदू कॉलेज एट बनारस को कन्वर्ट कर दिया बनारस
हिंदू यूनिवर्सिटी। इन 1916 मदन मोहन मालवीय फॉर्म्ड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब फॉर्म्ड से ज्यादा आंसर यहां पे अच्छा होना चाहिए, कन्वर्टेड। कन्वर्टेड हिंदू कॉलेज बनारस। ये जो बनारस का हिंदू कॉलेज था, इसको कन्वर्ट किया इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। अब मुझे बताओ हिंदू कॉलेज बनारस किसने बनाया? एनी बेसेंट। सेंट्रल हिंदू कॉलेज कोलकाता वाला किसने बनाया? राजा राम मोहन राय ने। और हिंदू कॉलेज बनारस को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किसने कन्वर्ट किया? तो मदन मोहन मालवीय ने। यहां पे इतनी बातें। अब चलते हैं आगे, रामाकृष्णा मिशन। अब रामाकृष्णा मिशन बनाया किसने? स्वामी विवेकानंदा ने। अब मैं आपको बताता हूं जरा स्वामी विवेकानंदा के बारे में। एक बार स्वामी विवेकानंदा चल रहे थे और इनके साथ छोटे बच्चा एक चल रहा था। मुस्लिम रिलीजन का रमजान चल रहा था और बच्चे ने पॉकेट से कुछ निकाला और खाने लगा। तो स्वामी विवेकानंदा जी ने उसको डांटा, बोला बंद करो, इसको जेब में डालो। उसने बोला क्यों? तो स्वामी जी ने बोला आपको पता नहीं है मुसलमानों के रोजे चल रहे हैं, उनके सामने कुछ खाना गुनाह है। तो बेटे ने बोला ये तो मुसलमानों के चल रहे हैं, हमें क्या है इससे, चलने दो। तो स्वामी विवेकानंदा ने बोला बेटा दूसरे मजहब की इज्जत करना हमारे धर्म का फर्ज है। हम दूसरे के मजहब की इज्जत करेंगे तो हमारा मजहब बड़ा होगा। हम दूसरे के मजहब की इज्जत करेंगे तो लोग हमारी इज्जत और हमारे मजहब की इज्जत करेंगे। ये अल्फाज हैं स्वामी विवेकानंदा के। कहां गए ये लोग आज दिन के? और आज मैंने बहुत बार सुना है, अरे तुमने हमारे भगवान को गाली दी, हम आपके भगवान को गाली देंगे। देखा, ऐसी बातें नहीं होती है। कहां गए ये स्वामी विवेकानंदा? अब और बात बताता हूं स्वामी विवेकानंदा के बारे में। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी बातें करना। एक बंदा है, उसने स्वामी विवेकानंदा को अपने घर में बुलाया और सबसे नीचे अपने मजहब की किताब रखी और उसके ऊपर ना ऐसे ढेर सारी किताबें रखी 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 ढेर सारी। सबसे ऊपर उस बंदे ने अपने रिलीजन की किताब रखी और सबसे नीचे रखी गीता। और स्वामी विवेकानंदा को उसने गुस्सा चढ़ाने के लिए, ताकि स्वामी विवेकानंदा जैसे बोले और देखते ही बोले हाँ ये क्या है, लगाएंगे कान के नीचे। एक गीता को सबसे नीचे रखा है, बाकी मजहब की किताबें ऊपर रखी हैं। ये कोई बात है? ये कोई इंसानियत है? ये गलत है। ये वो बाकी बंदों को इकट्ठा करो, मारो इसको। जब उस बंदे ने स्वामी विवेकानंदा को बोला सर इन किताबों की तरफ देखिए और नजर दौड़ाइए और इन किताबों पे एक लाइन बोलो, उसने सोचा शायद स्वामी जी गुस्सा होंगे। स्वामी जी ने बोला इन किताबों का बेस बहुत स्ट्रांग है, इन किताबों का बेस बहुत ही मजबूत है, इन किताबों का बेस बहुत ही शानदार है और ऊपर के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरी इतनी वैल्यू नहीं है कि मैं ऊपर की किताबों के बारे में डिस्कस करूं। यह होती है एक पढ़े लिखे इंसान की बात। देखा, मैं लरजता हूं, मैं कांप उठता हूं जब मैंने ये किताब में पढ़ा कि स्वामी जी ने ऐसी बात कही। आई अप्रिशिएट हिम। ये होते हैं लोग। और बताऊं स्वामी विवेकानंदा जी के बारे में, तो सुनिए। स्वामी विवेकानंदा जी जब शिकागो में स्पीच करने गए थे, स्वामी विवेकानंदा इनको अपने गुरु नहीं जाने देते थे। फिर एक बार स्वामी विवेकानंदा जी को इनके गुरु ने बोला बेटा किचन से मुझे चाकू लाके दो। और स्वामी विवेकानंदा ने चाकू लाया। जो ये ब्लेड होता है चाकू का काटने वाला, ये अपनी तरफ अपने हाथ में पकड़ा और उसका हैंडल गुरु के हाथ में दिया। गुरु ने स्वामी जी को चाकू देते हुए देखा और बोले वाह, आप चाकू देने में इतनी एहतियात बरतते हो कि किसी का हाथ न कट जाए। तुम कैसे किसी बंदे को दुखी कर सकते हो? तुम जाओ शिकागो में अपनी स्पीच दो
और बताओ वहां लोगों को अपने रिलीजन के बारे में। और स्वामी विवेकानंदा चले गए शिकागो में स्पीच के लिए। ना आप नीचे कमेंट में बताइएगा मुझे क्या डेट थी। 11 डेट 9वां महीना और 11/9 और क्या मुझे याद आ रहा 1893। अब आप ये डेट कहेंगे तो आप किताबों में आगे पीछे भी देखेंगे, बट ये एग्जैक्ट मैंने बताई है। 1893 में ये शिकागो में स्पीच किया, और शिकागो में स्पीच कहते वक्त इन्होंने हिंदू रिलीजन की बातें बताई। 1 लाख क्रिश्चियन, 1 लाख क्रिश्चियन क्रिश्चियनिटी को छोड़ के हिंदू बन गया। ये थे मजहब के लोग। आखिर क्या कहा होगा, क्या अल्फाज रहे होंगे इनके। अपने आप गूगल पे सर्च करिएगा स्पीच ऑफ स्वामी विवेकानंदा इन शिकागो, तो आपको वहां दिखेगा। इससे आपका शौक भी बढ़ेगा पढ़ाई में। एक ये मजहब के लोग थे। अब मैं दूसरा पहलू भी बताता हूं। आज का पहलू नहीं, आज का पहलू बताऊंगा तो जरा यहाँ लोग मुझे मारेंगे कि भाई आज के मुताबिक लोग मजहब को मजहब नहीं समझते हैं, दुकान समझते हैं। आपने नाम सुना होगा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह का। हजरत उमर फारूक जब इस्लाम लाए, उसके बाद मैं आपको बताऊं 23 लाख मरब्बा जमीन के मालिक हैं। यानी कि 3 कॉन्टिनेंट के मालिक। कंट्रीज की नहीं बात कर रहा हूं, 3 कॉन्टिनेंट के, पूरे एशिया के, पूरे अफ्रीका के, पूरे नॉर्थ अमेरिका के, इतने बड़े कॉन्टिनेंट के मालिक। और घर में हालत यह है कि अपने बच्चों को ईद के लिए कपड़े नहीं ले दे सकते। कौम के खजाने में चोरी नहीं करते। ये थे उमर फारूक की हुकूमत। खलीफा हैं, प्रेसिडेंट हैं 3 बड़े आजमों के, अपने साथ कोई भी बॉडीगार्ड नहीं रखा है, अकेले। और बोलते हैं कि लोगों को मेरी प्रोटेक्शन की जरूरत है, ना कि मुझे अपनी प्रोटेक्शन करवानी है। ये है रिलीजन के लोग। ख्वाजा गरीब नवाज जी जब शहीद हुए तो 1 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हुए। ये थे रिलीजन के लोग। हजरत अली के दौर में जब उन्होंने देखा कि एक औरत का बच्चा भूखा है, तो हजरत अली उसके पांव में गिर गए और बोलने लगे मुझे माफ कर दो, और बैतल, और मैं अभी खजाना माल के खजाने से जो सामान है वो लाता हूं और आपको देता हूं। और खुद उठा के, गल्ला उठा के औरत को दिया। ये थे रिलीजियस के लोग। और इन्हीं में एक स्वामी विवेकानंदा। स्वामी विवेकानंदा का असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त है, पेपर में पूछा जाता। रियल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंदा नरेंद्र नाथ दत्त। 12 जनवरी 1863 को पैदा हुए। इनको यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया बोला जाता है। 12 जनवरी को इनके नाम पे यूथ डे मनाया जाता है। इन्होंने रामा कृष्णा मिशन बनाया इन मेमोरी ऑफ हिज गुरु रामा कृष्णा परमहंसा। स्वामी विवेकानंदा के गुरु थे रामा कृष्णा परमहंसा। इनके गुरु की बातें इनको इतनी अच्छी लगती थी कि ये चाहते थे कि पूरी दुनिया में मेरे गुरु की बातें फैलें और लोग इनको सुने। तो दिस वाज अबाउट स्वामी विवेकानंदा। इतनी तारीख पढ़ी है मैंने स्वामी विवेकानंदा जी की कि इनके बारे में अगर मैं घंटों घंटों तक बातें करूं तब भी कम है। बट यहाँ पे इस सेशन में पॉसिबल नहीं होता, ये सब चीजें ऑफलाइन क्लास में चलती हैं। हमारे एस्पायर अड्डा में ऑफलाइन क्लासेस कंटिन्यू होने वाली हैं बहुत जल्दी, तो रजिस्टर कर दो आप अभी से। और थैंक यू सो मच, ये सब आपकी वजह से हमें एशियन आइकॉनिक अवार्ड मिला है, और हमारे एस्पायर लाइब्रेरी को तो आइकॉनिक अवार्ड पहले से ही मिला है, और बेस्ट एशियन इंस्टीट्यूट का अवार्ड हमें मिला है बहुत, ये इसी महीने में, सब आपकी वजह से हुआ है। थैंक यू। अब मुस्लिम्स में आते वहाबी मूवमेंट, और मुस्लिम में आता अलीगढ़ मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट में आपको सिर्फ ये की बात याद रखना है कि ये शाह वलीउल्लाह देहलवी ने स्टार्ट करवाया था वहाबी मूवमेंट, और उसके बाद सैयद अहमद बरेलवी ने, उत्तर प्रदेश के थे, उन्होंने इसको आगे फैलाया। एक तो सैयद अहमद बरेलवी, और एक इनमें और नाम भी आता है, शाह अब्दुल वहाब नाम भी आता है। ये 2 बंदे हैं,
जिन्होंने इसको आगे फैलाया। बस इसकी कोई डेट वगैरह एग्जैक्ट है नहीं है, सिर्फ ये डेट है इनकी बर्थ की, ये याद रखनी है। सिर्फ इतना याद रखो कि वहाबी मूवमेंट किसने स्टार्ट किया, तो शाह वलीउल्लाह ने। कई किताबों में आपको तीतू मीर भी दिखेगा, ये तो ये नहीं याद करना है, ये नहीं है, शाह वलीउल्लाह देहलवी एग्जैक्ट आंसर। अब अलीगढ़ मूवमेंट जो है ये सर सैयद अहमद खान ने बनाया है। रिवॉल्ट के बाद स्टार्टेड इन 1875, अलीगढ़ में एक अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें इन्होंने बातें कही थी कि भाई मुस्लिम को पॉलिटिकल इशू से दूर रहना है, बस इतना सब कुछ। अब कुछ एक और पढ़ते, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ये एक बंदा है ईवी रामाकृष्ण नाइकर। ईवी रामाकृष्ण नाइकर जो है, इन्होंने स्टार्ट किया था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। और एक बात, हाँ, इनको दिस ही इज आल्सो नोन एज पेरियार ऑफ इंडिया। पेरियार का मतलब होता है बड़ा रिस्पेक्टेबल भाई। ईवी रामाकृष्णा मिशन है ना, ईवी रामास्वामी स्टार्टेड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ही इज आल्सो नोन एज पेरियार ऑफ इंडिया। ठीक है, बस इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय, ये नहीं याद रखना, ये हल्का है, ये नहीं आपको पढ़ना, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। आप इतना याद रखो, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय ईवी रामाकृष्णा, और ये कहाँ के थे, तमिलनाडु के थे। अब ये हमने सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट खत्म कर दिया। अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857, और अब आपके सामने चलेगी क्रांति मूवी। हम धाड़ धाड़ के बोलेंगे और आप मजे से सुनेंगे। रिवॉल्ट की कहानी बड़ी मजे वाली कहानी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। So follow us on Instagram, Facebook, and can subscribe our YouTube channel. Thanks.